100 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े हिस्से में तापमान जीवन को खतरे में डालने के लेवल तक पहुंच जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि खतरनाक उमस भरी गर्म हवाओं के घेरे में 30% तक आबादी आ सकती है। दक्षिण एशिया में दुनिया की कुल आबादी का 1/5 हिस्सा यानी 20% लोग रहते हैं। दुनिया में ज्यादातर आधिकारिक मौसम केंद्र 2 तरह के थर्मामीटर के जरिए तापमान नापते हैं। इनमें पहला है ड्राई बल्ब थर्मामीटर, जिनके जरिए हवा का तापमान रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है वेट बल्ब थर्मामीटर, जिसमें हवा की नमी को नापा जाता है और इसमें आमतौर पर साफ हवा के तापमान से कम तापमान रिकॉर्ड करते हैं। हमारे शरीर के अंदर सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और त्वचा का तापमान आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। पसीना निकलने से जिस्म तापमान के इस अंतर को पाट लेता है। अगर हमारे वातावरण में वेट बल्ब थर्मामीटर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा है तो गर्मी घटाने की शरीर की क्षमता तेजी से कम होती है और सबसे तंदुरुस्त व्यक्ति की भी करीब 6 घंटे में मौत हो सकती है। एक इंसान के बचे रहने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सीमा मानी जाती है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड का नम तापमान भी ज्यादातर लोगों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। धरती पर वेट बल्ब थर्मामीटर में रिकॉर्ड किया गया तापमान शायद ही कभी 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया है। हालांकि साल 2015 में ईरान में मौसम विज्ञानियों ने वेट बल्ब के तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब देखा था। उसी साल गर्मियों में हीट वेव की वजह से भारत और पाकिस्तान में 3500 लोगों की मौत हुई थी। हाल ही में हुए अध्ययन का बुनियादी आधार वेट बल्ब के तापमान के इंसानों पर संभावित जानलेवा असर की समझ ही है। शोध के मुताबिक अगर उत्सर्जन की दर ज्यादा रही तो वेट बल्ब तापमान गंगा नदी घाटी, उत्तर पूर्व भारत, बांग्लादेश, चीन के पूर्वी तट, उत्तरी श्रीलंका और पाकिस्तान की सिंधु घाटी समेत दक्षिण एशिया के ज्यादातर हिस्से में 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 30% आबादी वेट बल्ब के सालाना अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा का सामना करेगी। फिलहाल इस लेवल के खतरे का सामना करने वाले लोगों की तादाद न के बराबर है। अगर पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से थोड़ा ऊपर तक सीमित रखा जाए, 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की उमस भरी गर्मी झेलने वाली आबादी घटकर 2% तक आ सकती है। अगर कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए कम उपाय किए गए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ज्यादा की हीट वेव का असर कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए उपाय अगर नहीं किए गए तो इस अध्ययन में बताई खतरनाक स्थितियां सामने आ सकती हैं। टाइम मशीन, समय यात्री। जिस स्पंज का आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया से भरा हुआ है। जर्मनी में वैज्ञानिकों ने रसोई घरों के 14 स्पंजों से मिले सूक्ष्म जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मोरक्सेला ओस्लोइंसिस जैसे बैक्टीरिया हैं जो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में आसानी से इन्फेक्शन फैला सकते हैं। गंदे कपड़ों में आने वाली गंध के पीछे भी यही बैक्टीरिया होता है। ग्रीसन स्थित योस्तुस लीबेस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे काम से पता चलता है कि किचन स्पंज में अपेक्षा से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले किचन स्पंज में बैक्टीरिया आसानी से फल फूल रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पंज को लगातार साबुन से साफ करके उसे सुरक्षित बनाया जा सकता है तो आप गलत हैं। बल्कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि साबुन और पानी स्पंज में खास तरह के बैक्टीरिया की मौजूदगी को और ज्यादा कर देता है। जब शोधकर्ताओं ने स्पंज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो पाया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पंज में उतने बैक्टीरिया हो सकते हैं जितने मल में। लेकिन खतरनाक बात यह है कि स्पंज को उबालने या उन्हें माइक्रोवेव में रखने से भी बैक्टीरिया खत्म नहीं होते, बल्कि पानी, साबुन, डिटर्जेंट से लगातार धोए जाने वाले स्पंज में खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया अपनी मौजूदगी और मजबूत कर लेता है। एक संभावित व्याख्या यह है कि खतरनाक बैक्टीरिया काफी प्रतिरोधी भी होते हैं और डिटर्जेंट से साफ हो जाने वाले दूसरी तरह के बैक्टीरिया की छोड़ी हुई जगह लेकर तेजी से फैल जाते हैं। कुछ जानकार स्पंज को ब्लीच सॉल्यूशन से धोने का सुझाव देते हैं।
इन वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ब्लीच मिलकर बनाए गए लिक्विड से स्पंज को साफ करना बेहतर है। हमेशा दस्ताने पहनकर स्पंज पर वो तरल थोड़ा सा गिराएं और उसे 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद स्पंज को निचोड़ें और सूखने के लिए रख दें। हर बार इस्तेमाल के बाद अगर स्पंज को धोना मुश्किल पड़ता है तो जर्मनी के वैज्ञानिक दूसरा तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि हर हफ्ते स्पंज बदल लेना चाहिए। मत भूलिए कि अगर स्पंज बदबूदार है तो इसका मतलब यह है कि वो बैक्टीरिया से भरा हुआ है। जर्मन वैज्ञानिकों का शोध ऑनलाइन वैज्ञानिक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपा है। फिटनेस मंत्रा। मेडिकल साइंस ने जबरदस्त तरक्की कर ली है। गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज खोजा जा चुका है, मगर हम बहुत जल्दी ऐसे दौर में पहुंचने वाले हैं जब सारी तरक्की धरी की धरी रह जाएगी, जब छोटी छोटी बीमारियों से पहले की तरह लोग मरने लगेंगे। मामूली समझे जाने वाले इन्फेक्शंस जानलेवा साबित होंगे। इसकी वजह है एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल। पूरी दुनिया एंटीबायोटिक की इस कदर आदी हो चुकी है कि अब बहुत से बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो कैंसर की कीमोथेरेपी, अंगों का प्रत्यर्पण, जोड़ों का रिप्लेसमेंट और वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों की देखभाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉक्टर मार्गरेट चैन ने पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र को आगाह किया था कि हमें एंटीबायोटिक के बेतहाशा इस्तेमाल को रोकना होगा। डॉक्टर चैन ने कहा था कि आज हम जितनी तेजी से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी ही हम पुराने दौर में पहुंच जाएंगे और मेडिकल साइंस की तरक्की बेकार साबित हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल रोकना होगा। भले ही हमें ये चेतावनी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई मालूम हो, लेकिन हकीकत के बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया भर में एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया मारने की क्षमता कम हो रही है। पहले आम इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव साबित होते थे, अब वो बेअसर साबित हो रहे हैं। यही रफ्तार रही तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई भी एंटीबायोटिक बीमारी दूर करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती थी। ऐसा क्यों हो रहा है? बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर क्यों नहीं हो रहा? असल में दूसरे जीवों की तरह ही बैक्टीरिया का भी डीएनए होता है और जैसा कि इंसानों में होता है, ये डीएनए अपने आप से बदल भी सकता है। अब जैसे कोई बैक्टीरिया पहले किसी एंटीबायोटिक से खत्म हो जाता था, मगर उसकी नस्ल के कुछ बैक्टीरिया ने अपने डीएनए में बदलाव किया और इस तरह से एंटीबायोटिक उस पर बेअसर हो गई। ऐसे बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। ये अपना एंटीबायोटिक से लड़ने वाला डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को दे देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि एंटीबायोटिक से बेअसर बैक्टीरिया तेजी से दूर दूर तक फैल जाते हैं। बैक्टीरिया में यह खूबी भी होती है कि वो एक ही नस्ल के न होने के बावजूद एक दूसरे को अपना डीएनए और जीन दे सकते हैं। इस तरह से इंसानों या दूसरे जानवरों के भीतर रहने वाले बैक्टीरिया भी आपस में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दूसरे को दे देते हैं। ये बड़ी ही खतरनाक बात है। हम जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बैक्टीरिया में उससे लड़ने की ताकत पैदा होगी। इसकी नई नस्ल तेजी से फैलेगी और एंटीबायोटिक का असर बेकार होता चला जाएगा। इसके उलट अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करेंगे तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता वाले बैक्टीरिया की नस्ल कम पनप पाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में सिर्फ टीबी के ऐसे करीब 5 लाख मरीज हैं जिनके शरीर में इस बीमारी के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर एंटीबायोटिक बेअसर हैं। 2014 में टीबी के 3.3% ऐसे मरीज थे जिन पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंदाजा लगाया है कि 2050 तक एंटीबायोटिक का असर न होने से दुनिया भर में 1 करोड़ लोगों की मौत होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को 66 खरब डॉलर का नुकसान होगा। पूरी दुनिया में तेजी से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह पेट के आम इन्फेक्शन से लेकर गनोरिया, यूटीआई, न्यूमोनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां देने वाले बैक्टीरिया की ऐसी नस्लें पनप चुकी हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता।
इंग्लैंड के सरकारी विभाग पब्लिक हेल्थ के मुताबिक वहां की सरकार एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया के खतरे को महामारी और भयंकर बाढ़ की तरह कड़ी चुनौती मानती है। इंसान ने एंटीबायोटिक का इतना इस्तेमाल किया है कि आज ऐसे हालात बन गए हैं कि डॉक्टर बात बात पर एंटीबायोटिक लिखते हैं। भारत समेत बहुत सारे देशों में तो सिर्फ बता देने भर से दवा के दुकानदार एंटीबायोटिक दे देते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पर्चे तक की जरूरत नहीं होती। कई पश्चिमी देशों में तो जानवरों को तेजी से बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे उनके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। जब इंसान इन जानवरों का मांस खाते हैं तो इन जानवरों के अंदर एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया इंसान में पहुंच जाते हैं। वैसे लोग ये कह सकते हैं कि पुराने एंटीबायोटिक अगर असर नहीं करते तो नए विकसित कर लिए जाएं। नई एंटीबायोटिक विकसित करना इतना आसान नहीं है, ये महंगा सौदा है। यही वजह है कि पिछले 30-40 सालों में कोई नई एंटीबायोटिक बाजार में नहीं आई है। फिर अगर कोई नई एंटीबायोटिक डेवलप कर भी ली गई तो उसका बेतहाशा इस्तेमाल होगा और 2 साल के अंदर बैक्टीरिया अपने जीन में बदलाव करके इस नई एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत हासिल कर लेंगे। कुल मिलाकर अब काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया की पहचान की जाए, साथ ही डॉक्टरों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो कम से कम एंटीबायोटिक लिखें। तमाम देशों को आपसी सहयोग से इस चुनौती से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पेविलियन। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदारा सिंह और पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए चुना गया है। गुरुवार को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कारों के लिए हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर शामिल हैं। देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीता था। सरदार सिंह ने लंबे समय तक हॉकी की टीम की कप्तानी की है। उन्हें रियो ओलंपिक में कप्तानी से हटाया गया था। उन्हें मॉडर्न हॉकी के बेहतरीन मिडफील्डर्स में गिना जाता है। कॉमनवेल्थ खेलों में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था। पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु और वरुण भाटी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोल्फर SSP चौरसिया, मुक्केबाज देवेंद्र सिंह, पहलवान सत्यव्रत कादियान और टीटी खिलाड़ी एंथनी अमलराज का नाम भी अर्जुन पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। हॉकी खिलाड़ी SV सुनील, टेनिस खिलाड़ी साकेत मेननी, शूटर प्रकाश नंजप्पा, एथलीट खुशबीर कौर और राजीव अरोकिया भी अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए हैं। स्मृति शेष। प्रख्यात ध्रुपद गायक सईदुद्दीन डागर का इस हफ्ते निधन हो गया। वो 78 बरस के थे। उस्ताद सईदुद्दीन को किडनी से जुड़ी परेशानियां और कुछ अन्य बीमारियां थीं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। उनका अंतिम संस्कार जयपुर में किया गया। सईदुद्दीन डागर का राजस्थान के अलवर में 20 अप्रैल 1939 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधा ध्रुपद का पर्याय समझे जाने वाले डागर घराने में जन्म हुआ था। सईदुद्दीन ध्रुपद संगीत के लिए मशहूर इस घराने की 19वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। इस घराने की शुरुआत जयपुर के बहराम खान डागर ने की थी। उस्ताद सईदुद्दीन ने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। वो सन 1985 में पुणे में आकर बस गए थे। उनके दोनों बेटे नफीसुद्दीन और अनीसुद्दीन ध्रुपद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 1963 में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने चाचा पद्मभूषण उस्ताद रहीमुद्दीन खान डागर से और अपने भाइयों से संगीत की तालीम ली थी। उस्ताद सईदुद्दीन डागर को विनम्र नमन। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक जरूर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।